नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को फायदा होगा और क्यों फायदा होगा इसकी वजह मैं आपको अभी दिखा देता हूं, बता देता हूं। मेरे साथ आज हैं एक खास मेहमान। मेरे साथ हैं गौरव रस्तोगी। गौरव रस्तोगी उन लोगों के लिए एक गाइड, एक मददगार की तरह हैं जो पूछते हैं, रोज रोज ये सवाल मेरे सामने आता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाएं, किससे सलाह लें, कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। तो गौरव चलाते हैं कुवेरा। कुवेरा का नाम सुनकर हमको कुबेर की याद आती है जो धन के देवता हैं। गौरव, आपका धन स्वागत है माइंड योर बिजनेस पर। तो कुबेर से कुवेरा बना है या कुवेरा के नाम के पीछे कुछ और है? नहीं तो कुबेरा एक्चुअली में पाली शब्द है। कुबेर संस्कृत में है और जी। कुबेरा पाली में है। हम्म। और इनको वो धन के देवता की से ज्यादा वो धन की रक्षा करते हैं। वो आपकी धन को संभाल के रखते हैं, तो वो एक गार्जियन की तरह है आपकी धन और आपकी संपत्ति के लिए। तो वो हमें काफी अच्छा लगा कि हम अपने जो जिन्हें हम अपना एडवाइस देते हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम उनकी धन को गाइड कर सकें, उनको कैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है, वो सलाह दे सकें। हम्म। तो इसलिए ये नाम हमें काफी उपयुक्त लगा। और कुवेरा है थोड़ा एक नया मॉडर्न शब्द है। एरा आता है उसमें कि एक नया एरा है जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में आप जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, उतना ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमेशा आपको डर यही लगा रहता है कि यार वो अगला मुझे बेच क्या रहा है, उसका क्या फायदा। हम्म। तो हमारा ये भी एक था कि एक नया एरा आ रहा है कि अब ऑनलाइन सब कुछ होगा तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ये ट्रस्ट बढ़ेगा। और हम लोग इस पूरी कोशिश करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं। तो ये अच्छा बताया आपने कि धन के द्वारपाल हैं, दरअसल खजाने के रक्षक हैं हाँ कुबेरा। और कुबेरा हाँ हाँ, शब्द वहीं से आया है जहां से मैं सोच रहा वहीं था। से आया पाली है में जी। है, संस्कृत से पहले का शब्द है और कुबेर उसके बाद आया है। तो अब ये सवाल जो आपने उठाया कि लोग पूछते हैं कि सेफ्टी क्या है, जी सिक्योरिटी क्या है। कुवेरा प्लेटफॉर्म है एक जिससे आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, साथ में आप एडवाइजरी भी देते हैं। हमको पीछे बहुत दिनों तक ये समझाया सिखाया गया है कि जो सलाह मुफ्त में मिलती है उस पर जरा शक कीजिए, संदेह की हम्म नजर से देखिए। जी आप कहते जी हैं कि मैं ना आपसे फीस लेता हूं ना म्यूचुअल फंड से कमीशन लेता हूं, तो हम्म फिर आप कमाई कैसे करते हैं? कहीं आपके प्लेटफॉर्म पर मैं ही प्रोडक्ट तो नहीं हूं? नहीं, हाँ तो नहीं, ये सवाल हमारे पास बहुत आता है, बहुत ही अच्छा सवाल भी है। तो कुछ चीजें मैं यहाँ कहना चाहूंगा। पहला ये है कि हम कमीशन बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम कमीशन लेने का कोई कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं, सेबी अलाउ भी नहीं करता है। और आई थिंक सबसे ज्यादा ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आप जो एडवाइस दे रहे हैं वो आपके हित में है या इन्वेस्टर के हित में है, वो कमीशन ही उसका जड़ होता है। अगर मुझे ज्यादा कमीशन मिल रहा है तो मैं शायद आपको वो एडवाइस दूं जिसमें मुझे ज्यादा कमीशन मिल रहा है। तो वो तो हमें नहीं करना है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि अच्छा, आपको एक प्लेटफॉर्म आप चला रहे हैं, हमारे खर्चे हैं, एकदम सही बात है। हमारी 50 लोगों की अच्छी खासी टीम है जो कि नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। अभी हमने हाल ही में ईपीएफ लॉन्च किया है, डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है, और अभी हम इक्विटीज भी लॉन्च करने वाले हैं। तो हम्म। ये प्लेटफॉर्म चलता कैसे है, और अगर ये फीस नहीं आ रही है तो क्या मैं प्रोडक्ट। तो दो चीजें, पहली बात ये है कि हम जो भी करते हैं ना, और ये ऑनलाइन की एक खास विशेषता है जो कि बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जो भी एडवाइस है, जो भी आपको ऑनलाइन दिया जाता है, वो इमीडिएटली 10,000 20,000, हमारे केस में तो 6 लाख यूजर से ज्यादा हो गए हैं अब, वो एकदम से उसको वेट करते हैं कि यार ये सही सलाह है कि गलत सलाह है। हम चाह के भी आपको गलत सलाह नहीं दे सकते। हम्म। हम हम एक द्वारपाल हैं, लेकिन आपके लिए वो 5,99,000 और द्वारपाल खड़े हैं। हम्म। उनमें से जिसको पता होगा वो एकदम से बोल देगा यार ये तो सलाई गलत है, मत करो। और ये होता है, ये होता है। अभी हाल ही में अगर मैं आपको बताऊं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी ने फंड ऑफ फंड, सुपर फंड्स करके कुछ लॉन्च किया अपने ऐप पे। जी। और वो रेगुलर प्लान था। उन्होंने ये बहुत क्लियरली बोला नहीं कि ये रेगुलर प्लान है, और बस एक वीक नहीं लगा होगा, चर्चा हो गया कि यार ये तो गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए, ये गलत सलाह दे रहे हैं। तो हम्म। जो बंद कमरे में जो आपको एक होता है ना कि मैं आपको गलत सलाह देता रहूंगा 10 साल तक, पर आपके पास कोई और जरिया ही नहीं है ये जानने का कि ये सलाह गलत है कि सही है, वो ऑनलाइन में वो प्रॉब्लम ही नहीं आती।
जो मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ, जो मैं आपको दे रहा हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि जो सलाह आप मुझे दे रहे हैं, जो सलाह मैं आपसे ले रहा हूँ, ये मेरी वन ऑन वन सलाह नहीं है। वहां आप एक पूरी कम्युनिटी को सलाह दे रहे हैं और वो सलाह वेट होती जा रही है। ये आपकी वन ऑन वन सलाह है, लेकिन हर हर इंसान सोचता है वो बहुत यूनिक है, हम्म, राइट? पर अब जैसे अगर आपकी उम्र, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, 40 साल के हैं आप, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी मीडियम है, आपके 2 बच्चे हैं। मेरे जैसे इंडिया में 1 करोड़ तो होंगे ही। हम्म, हम्म, उन सबकी सलाह लगभग सिमिलर होगी। अगर किसी के पास डेट ज्यादा है तो उसको बोलेंगे रिस्क कम लो, किसी के पास डेट है ही नहीं तो उसको बोलेंगे रिस्क ज्यादा लो, राइट? तो जो सलाह है वो आपके लिए टेलर मेड होती है, लेकिन लेकिन वो सलाह जो है वो, और भी वो सलाह देख रहे हैं। हम्म, तो अगर हम गलत कोई भी सलाह देंगे तो कोई ना कोई पकड़ के बोल देगा कि यार ये तो गलत है, ये तो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ये आपको नहीं करना चाहिए, तो ये दूसरा है कि पैसे कहाँ से आते हैं। तो एक है कि हम वेंचर फंडेड हैं, एट रोड्स हम्म, जो कि फिडेलिटी दुनिया की बहुत ही बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जी, उनका वेंचर कैपिटल आर्म है, उन्होंने हमारे में पैसे लगाए हैं, तो हम्म, अभी अधिकतर खर्चे हमारे उनसे निकलते हैं। दूसरा ये है कि हमारे काफी यूजर्स हैं जो हमारी कुछ सलाह है जो हम फ्री में देते हैं। हम्म, आप गोल प्लानिंग करिए, वो फ्री में हो जाएगी। आप कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो फ्री में हो जाएगा। आपको अपना एसेट एलोकेशन कैसे रीबैलेंस करना चाहिए, वो फ्री में हो जाएगा। कुछ कुछ बहुत ही स्पेशलाइज सलाह होती है। अगर आपको हर साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1 लाख रुपए बचाना है, हम्म, तो उसके लिए या वो सलाह आपको फ्री में भी मिल सकती है। हम्म, फ्री में अगर आपको वो सलाह चाहिए तो आप अपने दोस्तों को बोलिए कुवेरा ज्वाइन करें, तो हम आपको वो हम्म, सलाह फ्री में दे देंगे। अच्छा, वरना उस सलाह के लिए आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, और लोग पैसे देते हैं। लोग बहुत, जब लोगों को ये रियलाइज होता है कि देखो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पूरा ट्रस्ट है, हम कोई ऐसी चीज आपको नहीं बता रहे हैं जो कि आप जाके 10 लोगों से पूछ नहीं सकते कि यार ये सही है कि गलत है। सब कुछ जो हो रहा है एकदम ओपन में हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है। और जब उनको लगता है कि यार इसका वैल्यू एड बहुत है, अगर मेरा 1 लाख रुपया का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बच रहा है, तो जब भी मैं बेचूंगा मेरा 10,000 रुपये बच गया टैक्स में। तो फिर लोग उसको, उस सलाह के लिए फिर लोग पे करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से करते हैं। काफी लोग होते हैं जो उसमें भी कहते हैं नहीं यार, मैं 5 लोगों को बोलूंगा, 5 दोस्तों को बोलूंगा कुवेरा ज्वाइन करो, वो जब कुवेरा ज्वाइन करेंगे तो मुझे ये सलाह फ्री में मिल जाएगी। हम्म, हम्म, हम्म। तो दोनों तो ऑप्शन है, जिनको फ्री में हाँ, तो चाहिए उनके लिए फ्री है। हाँ, तो ये हाँ, इंटरेस्टिंग बात है कि लोग, और ये फिर आपका क्या अनुभव कुल मिला के अगर आप एक एवरेज लें, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा कही जाती है, और खास तौर पे जो एडवाइजर्स डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में लोगों को आदत नहीं है सलाह का पैसा देने की। वो चाहते हैं कि सलाह तो भाई मुफ्त में ही मिले। आपका अनुभव क्या है? बदल आप रही इतना है। बड़ा तो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मन से एडवाइस का पैसा देना चाहते देते हैं, और ये सोच बदल रही है। ये सोच बहुत ज्यादा बदल रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं पैसे वैल्यू एडिशन के दे रहा हूँ, हैं? और लोगों को ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है कि कमीशन जो मैं 1% का देता था, उसके बदले मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। और इनको मैं अगर सर्विस के, और हमारी सर्विसेज की प्राइसेस ऐसे नहीं होती है 5-10 हज़ार, 100 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, ये प्राइस होता है। तो लोग समझते हैं कि यार हाँ, जितना ये चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से जो मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है वो एकदम ठीक है। तो और ये हमारे तजुर्बा नहीं है, आप मनी कंट्रोल प्रो की देख लीजिए। मनी कंट्रोल प्रो के अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे, हम्म, राइट, तो लोगों को वैल्यू रिसर्च का अगर आप सब्सक्रिप्शन देंगे तो लोगों में ये है कि यार जहां पे मुझे वैल्यू मिल रहा है वहां पे अगर मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये न्यूज में भी हो रहा है, और ये एडवाइस में भी हो रहा है, और ये मीडिया में भी हो रहा है। तो आपके सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि अगर आप 2 साल पहले मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं भी यही कहता कि देखते हैं, अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम्म। देखते हैं कि लोग देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन अब तो ये काफी साफ है कि लोग देते हैं। तो आपका कुवेरा का कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में? कौन लोग हैं जिनके साथ आप compete कर रहे हैं? और फिर उनमें और आप में अगर चुनाव करना हो, तो क्या चीज है जो लोगों को आप कहेंगे कि आप कुवेरा को सिलेक्ट कीजिए, दूसरे को मत मैं तो कहूंगा कि कुबेरा को सिलेक्ट करिए, पर कीजिए? मैं पूरे शुरुआत से बताता हाँ, हूँ। वजह। तो कॉम्पिटिटर काफी है, कॉम्पिटिटर काफी है। अगर हम टॉप 4 या 5 प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, तो जीरोधा कॉइन है जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा है। हम्म, हम दूसरे नंबर पे आते हैं, हम जीरोधा कॉइन के बाद। फिर 3-4 और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डिसेंटली बड़े हैं हमसे अभी, फिर भी फिलहाल छोटे हैं, लेकिन बड़े हैं और बढ़ भी रहे हैं। पेटीएम मनी है, ईटी मनी है। तो
अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है, राइट, तो जीरोधा कॉइन और हमारे में तो साफ फर्क है कि वो एक डीमैट अकाउंट है, तो वो आपसे एक डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। तो जो आपके जो भी यूनिट्स होंगे वो ब्रोकर का उसके ऊपर कुछ ना कुछ ओवरसाइट रहेगा, जो कि अब तो बहुत सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस आ गए हैं, पर पहले इस तरह के अरेंजमेंट्स को मिसयूज किया गया है। बट तो एक वो डिफरेंस है, हमारे में डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट का खर्चा नहीं लगता है। दूसरा फर्क, जो मेन फर्क है जो हम में और जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो ये है कि अधिकतर जो भी और प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं वो बहुत ही एक ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। तो उनका है पर्पस कि हम खरीदना और बेचना आसान कर दें। और एक तरह से देखा जाए ना, तो इन्वेस्टिंग में खरीदना और बेचना अगर आप बहुत ज्यादा आसान कर दो तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि आप ज्यादा बेचेंगे ज्यादा खरीदेंगे, आपका चर्न बढ़ जाता है, जिसको पहले वो कहते हैं ना, चर्न बढ़ जाता है, क्योंकि हर कोई भावुक होता है, मार्केट गिरा बेच जैसे दिया, सुनार मार्केट की भागा दुकान में खरीद ये लिया। बात मुझे सुनने को मिली थी। सुनार की दुकान में हमारे एक जानने वाले सुनार हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि साहब आप खरीदोगे तो और आप बेचोगे तो हमारा तो फायदा है, हमारी तो लाइट आपके पैसे से जलती है। ये ब्रोकरेज के लिए भी कहा जाता है कि साहब ब्रोकर तो चाहता है कि आप दिन भर खरीदते बेचते ही रहें। हाँ, तो तो आपका कहना ट्रांजैक्शन है से कि ज्यादा ना आपके प्रोसेस में ये काम कम होता है, बहुत बहुत आसान इतना हमारा नहीं बना दिया फोकस, गया है कि आदमी। देखिए आजकल क्या है ना, टेक्नोलॉजी के साथ आरव जी, खरीदना बेचना जो आसान हो रहा है ये अब जरूरी है, और ये सबकी रिक्वायरमेंट भी है। कुवेरा में भी खरीदना और बेचना बहुत आसान है, लेकिन वो हमारा फोकस नहीं है। अब आप हमारी साइट पे आओगे तो हम सीधा आपको नहीं बोलेंगे ये फंड खरीदो, ये फंड खरीदो, ये अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। हम पहले आपको बोलेंगे अरे अच्छा, पहले अपनी गोल प्लानिंग करो, कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, क्या आपका लक्ष्य है, आपको घर खरीदने के लिए चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए, विदेश यात्रा के लिए चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, कितने साल में वो पैसा चाहिए। अगर आपको इतने पैसे चाहिए तो क्या आप इतनी की सिप करने की क्षमता रखते हो? आज नहीं रखते हो तो आप कितने की सिप से शुरू कर सकते हो? तो एक तरह से वो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है कि आदमी इन्वेस्ट क्यों करता है। होता क्या है कि भीड़ में हर कोई जो है रिटर्न के पीछे भागने लगता है, पर ना आप रिटर्न खाते हैं, ना आप रिटर्न पहनते हैं। रिटर्न तो वो जरिया है कि आपको वो पैसा चाहिए क्यों, और क्या उतना पैसा आपका जमा होगा कि नहीं होगा, वो ज्यादा जरूरी सवालात होते हैं। अब आपने मन में ठान लिया, आपको किसी ने आके बोल दिया, आपने कहीं पढ़ लिया कि यार 15% रिटर्न चाहिए। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या गारंटी है? किसी साल 30 भी आ सकता है, किसी साल -20 भी आ सकता है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा हुआ भी है। हाँ, अभी हाल में दोनों, ही है ना? बहुत से लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो अब ये सोचना कि यार अच्छा, तो उसमें क्या है कि अगर आप रिटर्न के पीछे भागे, आप बहुत निराशा हो जाएगी आपको, क्योंकि आपका दिमाग तो रिटर्न 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 चल रहा है। आप बोलोगे यार 15% चाहिए था, मेरा तो पैसा 20% डाउन है, मैं क्या कर रहा हूँ ये। लेकिन अगर आपकी सोच थी कि 15 साल के बाद मेरी बच्ची है, उसको मुझे कॉलेज भेजना है, अच्छे कॉलेज में भेजना है, 20 साल के बाद या 30 साल के बाद मुझे रिटायर होना है, फिर आप देखते हो अच्छा मेरा रिटायर प्लान ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा पहले मुझे लगता था मैं 1 करोड़ पर रिटायर हो सकता हूँ, पर अब लगता है कि 90 लाख पे रिटायर हो सकता हूँ। तो फिर आप सोचते हो कि ठीक है ना यार, अभी भी तो बहुत ही अच्छा आउटकम है ये। तो फिर आप चलते रहते हो उस पर। तो ये एक तरह से, अगर आपकी फोकस जो है वो एडवाइस पे है, तो बहुत ही लोगों का बिहेवियर बदल जाता है, उनके आउटकम्स बदल जाते हैं। और तो अब लक्ष्य तो आप यही है। आज की स्थिति में देखो, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त जो हाल है बाजार का, म्यूचुअल फंड का, बहुत से लोगों का तो म्यूचुअल फंड से भरोसा ही उठ गया है। ऐसे में करना क्या है? क्या लोगों को म्यूचुअल फंड में इस वक्त पैसा लगाना चाहिए, सोचना चाहिए, और लगाएं तो कैसे लगाएं? तो थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन से मैं शुरू करता हूँ। एक इंसान की ना एक बहुत ही कॉमन सी एक नियत होती है कि हर चीज को हम स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। जब म्यूचुअल फंड सही है तो बहुत सही है, मतलब उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं दुनिया। और हमने ये दौर भी देखा है, 6 महीने पहले देखा है, ऐसा नहीं कि मैं 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। क्यों हमने स्ट्रेट लाइन कर दिया? अरे 2019 फैंटास्टिक ईयर था, तो फिर सबने सोचा अब तो हर साल इतना ही मिलेगा, ये तो मतलब बैंक में रखा है पैसा। अब
मार्केट मार्केट है, मार्केट में हमेशा वॉलेटिलिटी रहती है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। अब मार्केट जब गिरेगा तो अब सब इसको स्ट्रेट लाइन कर देते हैं कि अब तो ये जीरो जाएगा यार, तो सब बर्बाद हो गया, मतलब सब खत्म हो गया। मतलब इंडिया में इतने सारे जो कर्मठ लोग बैठे हैं जिनकी पूरी इच्छा ये है कि वो देश को बदलें, देश को आगे बढ़ाएं, कुछ नया करें, सरकार की मदद से करें, सरकार की बिना मदद से करें, अपने लिए करें, सोसाइटी के लिए करें। इतने सारे लोग बैठे हैं जो कि कर्मठ हैं, जो रोज सुबह काम पे जाते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ बेटर हो, उनके बच्चों की लाइफ बेटर हो। इसी सबका सम टोटल जो है ना वो आपका जीडीपी होता है, राइट? तो अगर आप ये सोच लो कि सब कुछ जीरो जाएगा, तो मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि सबने काम करना बंद कर दिया है, कोई वापस काम करने जाना ही नहीं चाहता, सब बस बैठ गए कि अब तो हम घर में ही बैठेंगे, बस खाट है और हम है। ऐसा तो होता नहीं है। तो सोचने तो पहली सोचने की बात ये है कि आपको स्ट्रेट लाइन कभी नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही नॉर्मल है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, ये पहली बार नहीं आ रहा है। 2011 में आया था, इससे पहले 2008 में आया था, उससे पहले 2000 में आया था। 2008 में निफ्टी 60% गिरा था, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी 60% गिरा था पीक से ड्रॉप पे। तो ये होता है और इसके बाद भी मार्केट ऊपर जाता है। दूसरी चीज ये है कि क्या इस वक्त आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो मेरा प्रश्न ये है, जब निफ्टी 12,000 पे था तो आप बड़ी खुशी खुशी खरीद रहे थे, 9,000 में अच्छे ही भाव मिल रहा है ना आपको। तो अगर आप तो मुझे ये, तो मैं ये क्वेश्चन जब तक किसी से पूछता हूँ तो वो एक तरह से लोगों को फोर्स करता हूँ इस बारे में सोचने के लिए कि यार मैं 12,000 पे तो बड़ा खुश था और सच में खरीद रहा था। मेरी 4-4 सिपें चल रही थी, सब दोस्तों को बोल रहा था कि यार सिप कर। तो 9,000 है, मतलब कम ही है ना, 25% नीचे है। तो अब तो मुझे और या तो और बुलिश होना चाहिए या जितना था उतना रहना चाहिए। तो कल क्या होगा किसी को नहीं पता होता है। तो ये आखिरी पॉइंट ये है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या इक्विटी में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। ये डाउनटर्न कब खत्म होगा, अगर कोई आकर मुझे कहता है कि यार मुझे पता है 7,000 पे निफ्टी बाउंस करेगा, सुनिए एक कान से दूसरे कान से निकाल दीजिए। मुझे पता है कल बॉटम था, सुनिए एक कान से दूसरे कान से निकाल दीजिए। किसी को नहीं पता है। और हाइंडसाइट से मेरा मतलब है कि जब 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो कोई ना कोई एक तो होगा जिसका तुक्का लग गया होगा। 1 लाख लोग भविष्यवाणी करेंगे तो 100 तो सही निकलेंगे ना। वो 100 लोग बोलेंगे देख मैंने तो बोला था। बल्कि जो लोग चैनल पे बैठ के दिन भर भविष्यवाणी करते हैं, दिन भर में 10-12 भविष्यवाणी करते हैं, तो उनमें से कोई एक तो सही निकलेगी, ये भी उसका एक पहलू है। और वो उसी वाली को चलाइए बस आप, उसी का रिपीट चलाना होता है कि देखिए मैंने ये भविष्यवाणी बस। की और ये सही निकली। अब एक सवाल है गौरव, एक तो पहले ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? जो बातें और जो किस्से आप निकाल के ला रहे हैं, ये इससे आपकी जमीन की थोड़ी महक आती है। आप किस शहर से आते हैं? अच्छा, तो ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। क्यों? इसलिए है कि फैमिली रूट सारे यूपी के हैं, बुलंदशहर से। ननिहाल और दादाजी सब बुलंदशहर के हैं। पापा जो है हमारे पिताजी हैं, उनकी नौकरी लगी थी सेल में। तो हमारा जन्म हुआ राउरकेला में, उड़ीसा में, फिर हम थोड़ा रांची में, बिहार में। फिर पापा का ट्रांसफर हो गया भिलाई, जो अब छत्तीसगढ़ में, और स्कूलिंग की है दिल्ली से। तो किस शहर से है ये बोलना उतना ही मुश्किल है जितना आपको सुनने में लग रहा है। तो आपने काफी जगह से अपना अनुभव बटोरा है, और अब आप सिंगापुर से इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ, अभी सिंगापुर में रहते हैं। हमारी वाइफ शी वर्क्स है, तो पर बिजनेस सारा इंडिया में, ट्रैवल बहुत करता हूँ, बैंगलोर और बॉम्बे में हमारे ऑफिस है जी। एक और सवाल आजकल नहीं ट्रैवल करता, वैसे करता था। हाँ, इस वक्त तो ट्रैवल सबका बंद है तो इसलिए मजबूरी है, लेकिन अच्छा है इस वक्त सब लोग बात करने के लिए अवेलेबल हैं, जहां जहां है वहां पे। जी। ये सवाल है कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब कुवेरा का क्या ठिकाना है, कल को बंद हो जाए तो फिर हमारा म्यूचुअल फंड कहाँ जाएगा? ईटी मनी के पीछे तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा ग्रुप है, और उधर जिरोधा बड़ा भारी ब्रोकरेज है उसके। मेरा प्रश्न है, और ये जेन्युइन सवाल है, कोई भी इन्वेस्टर जानना चाहता है। और तमाम ब्रोकर्स ने जिस अंदाज में लोगों को फंसाया है, उनके पैसे, जो आपने उदाहरण भी दिया अभी कुछ देर पहले, तो इस सवाल का जवाब कैसे आएगा? तो इस सवाल का जवाब एक्चुअली बहुत सिंपल है। और जब हम कुवेरा को डिजाइन कर रहे थे तो हमारे दिमाग में ये था कि यार आपका जो फ्यूचर है वो हमारे फ्यूचर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। तो कुवेरा, आप जब म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदते हैं तो 2 तरीके से खरीद सकते हैं। एक होता है डीमैट, एक होता है
जिसको फिजिकल बोलते जी। हैं। होता सब कुछ ऑनलाइन है, पर हिस्टोरिकली उसका नाम फिजिकल है, तो उसको फिजिकल बोलते हैं। कुबेरा जो है वो हम फिजिकल रूट फॉलो करते हैं। अगेन, होता सब कुछ ऑनलाइन है, आपको कहीं साइन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। उसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में दो आरटीए हैं, कैम्स और कार्वी, जो कि रिकॉर्ड कीपर हैं कि किसने कितने फंड खरीदे हैं। अब जैसे कल आप जाते हैं, आलोक जोशी जाते हैं, और आपने मान लीजिए किसी एक म्यूचुअल फंड की स्कीम्स खरीदी। हाँ। परसों को आप बोलेंगे यार नहीं, मैंने तो, आपने 10,000 की खरीदी, और परसों को आप बोलेंगे नहीं, मैंने 15,000 की खरीदी है। तो आरटीए जो होता है, आरटीए इज एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो वेरीफाई करेगा, नहीं नहीं नहीं, 10,000 का ट्रांजैक्शन हुआ था। वो ना आपकी तरफ है, वो ना एएमसी की तरफ। तो इस फिजिकल फॉर्म में होता है क्या है कि जो यूनिट्स होती है उसकी कस्टडी हमारे पास नहीं होती। हम रहे ना रहे, आपके यूनिट्स उस आरटीए के पास रहेंगे ही रहेंगे। आप उसको आरटीए के थ्रू भी बाद में ट्रांजैक्ट कर सकते हो, आप उसको बाद में एएमसी के थ्रू भी ट्रांजैक्ट कर सकते हो, या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ट्रांजैक्ट। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म में भी आज की डेट में, अगर आप अपने प्लेटफॉर्म से खुश नहीं हो, आप अपने ब्रोकर से खुश नहीं हो, आप कुवेरा पे आओ, हम आपका सारा पोर्टफोलियो कुवेरा पे इंपोर्ट कर लेंगे। फिर आप अपना सारा पोर्टफोलियो कुवेरा से ट्रांजैक्ट करो। सारी गोल प्लानिंग कुवेरा पे हो जाएगी, आपको रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट करना है, वो सारा कुवेरा पे हो जाएगा। पर वो यूनिट्स हमसे लिंक्ड नहीं होंगे, यूनिट्स आपके नाम पे रहेंगे और आपके ही नाम पे रहेंगे। तो जैसे एक बहुत बड़ा सेफ्टी मैं मेजर है। इसको थोड़ा साफ कर लूं कि मेरे लिए, जैसे मैंने कुछ फंड्स में पैसा लगाया डायरेक्ट स्कीम्स में, और फिर मैंने पाया, वहां से मुझे एक मैसेज आया कि अब एक कैंप्स के नाम, कैंप्स पर आपकी यूनिट्स हैं। फिर मैं कैंप्स पे जाके देखा तो कैंप्स में अनेक म्यूचुअल फंड की यूनिट में खरीद सकता हूँ। वहां से मैंने कुछ और खरीदी। फिर मुझे कोई स्कीम ऐसी मिली जिसका मैं यूनिट लेना चाहता था, लेकिन वो कैंप्स में मुझे ढूंढे नहीं मिला। फिर मैंने सर्च किया। हाँ, तो इसका अर्थ है, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि आप कैम्स और कार्वी में ही आपकी यूनिट्स रहती हैं जब हम आपसे खरीदते हैं। कुवेरा से अगर हम यूनिट खरीदेंगे तो इसका मतलब हमारा एक पैरेलल अकाउंट कैम्स और कार्वी में भी खुल जाएगा? नहीं नहीं, आपका पैरेलल अकाउंट नहीं खुलेगा। यूनिट्स जो होते हैं, हर म्यूचुअल फंड का एक कस्टोडियन होता है। यूनिट्स उस कस्टोडियन के पास होते हैं। कैम्स और कार्वी आर द, उनको क्या एक तरह कहते हैं कि जो जो खाता होता है ना, जो एक एंड में एक खाता होता है कि किसकी बात सच है, तो उनके खाते में जो लिखा होता है वही बात सच होती है। पर यूनिट की कस्टडी हमेशा उस कस्टोडियन के पास रहेगी, जो कि एक एएमसी असाइन करेगा। हर एएमसी अपने म्यूचुअल फंड के लिए कस्टोडियन असाइन करता है, वो यूनिट्स की कस्टडी वहां रहेगी। तो ये लोग रेफरी की तरह आपका हैं? पैरेलल अकाउंट नहीं खुलेगा। हाँ, सॉरी कहिए। ये लोग रेफरी की तरह हैं जो कैम्स और कार्वी हैं? ये कोई डिस्प्यूट होने की स्थिति में बताएंगे। तो मेरा फिर वही सवाल है, कोएरा पे मैं आया तो उसके बाद मैं किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट ले सकता हूं? मैं इसलिए सवाल इतने पूछ रहा हूं कि मैंने कोशिश की थी कोएरा के ऐप पे जाऊं और उस पर रजिस्टर कर लूं, लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए तो मैं बीच में रुक गया। फिर मैंने सोचा आपसे बात करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। और ये दर्शकों को भी पता होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मेरा इधर खाता है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो तो अगर आप कुवेरा पे अकाउंट खोलेंगे ना, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर आपको कुवेरा पे ट्रांजैक्ट करना है तो फिर आपको अपना पूरा अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उस अकाउंट क्रिएशन को कंप्लीट करने के लिए आपकी केवाईसी की जरूरत है, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। वो तभी चाहिए अगर आपको कुवेरा पे ट्रांजैक्ट करना है। नहीं तो आप अगर कुवेरा के डैशबोर्ड पे जाते हैं, वहां पे एक इंपोर्ट पोर्टफोलियो करके लिखा रहता है, वहां पे जाके आप तुरंत इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको हमें कोई और इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आपका पैन नंबर चाहिए। आप इंपोर्ट पोर्टफोलियो पे जाके तुरंत अपना पोर्टफोलियो इंपोर्ट करेंगे, सारा ऑनलाइन इंपोर्ट होता है। और आपने वो यूनिट्स कहीं से भी खरीदे हो, आपने वो यूनिट्स कैम्प से खरीदे हो, कार्वी से खरीदे हो, कहीं से भी खरीदे हो, वो आप इमीडिएटली कुवेरा पे देख सकते हैं। नहीं, लेकिन आगे का ट्रांजैक्शन कुवेरा से होगा या वो वापस वहीं से होगा जहां से मैं कर रहा था? जैसे मान लीजिए मेरा आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अकाउंट है, मेरी कुछ यूनिट वहां है, मैंने आपके यहाँ इंपोर्ट कर लिया, इसके बाद मैं बेचना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे वापस वहीं जाना पड़ेगा? नहीं, आप डायरेक्टली कुवेरा से बेच सकते हैं। आप डायरेक्टली कुवेरा से उसी फोलियो में, हम आपके लिए नया फोलियो भी नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्टली कुवेरा से उसी फोलियो में डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मतलब है आपके रेगुलर प्लान है। रेगुलर प्लान आप कुवेरा में सिर्फ बेच सकते हैं, खरीद नहीं सकते, क्योंकि हमने ब्रोकर लाइसेंस कभी लिया ही नहीं। अच्छा, हमारे आपका पास ब्रोकर लाइसेंस है ही नहीं हमारे पास। तो आप कुवेरा पे रेगुलर प्लान या बेच सकते हैं या उसको डायरेक्ट पे स्विच कर सकते हैं।
या उसी फोलियो में उसी प्लान का डायरेक्ट स्कीम खरीद सकते हैं और वो आप डायरेक्टली कुवेरा पे कर सकते हैं, उसी फोलियो में हो जाएगा, उसके लिए आपको वापस जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका सिप चल रहा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, वो ऑटोमेटिकली कुवेरा में ट्रांसफर नहीं होगा। आपको आईसीआईसीआई पे जाके अपना सिप रोकना पड़ेगा, फिर वही सिप कुवेरा से शुरू करना पड़ेगा। सिप तो ऑटो ट्रांसफर नहीं होते हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग यूनिट्स होते हैं वो आ जाते हैं, वो आ जाएंगे। तो आज की तारीख में आप क्योंकि डायरेक्ट पर काम कर रहे हैं, डायरेक्ट पे बढ़ावा दे रहे हैं, तो मेरा सवाल है कि डायरेक्ट और रेगुलर में रिटर्न में क्या फर्क पड़ रहा है एक इन्वेस्टर को? मोटे तौर पे कितना फर्क आ जाता है? मान लीजिए मैंने 20 साल पैसा लगाया, आज शुरू कर रहा है कोई यंगस्टर है, 20 साल पैसा लगाया उसने, 20 साल बाद रिटर्न में क्या फर्क आएगा? 20 साल में तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखिए अभी जो डेटा है, जब हमने शुरू किया था तो जो एवरेज कमीशन मिलता था और जो एवरेज डिफरेंस था एक्सपेंस रेशियो का, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो उनकी खर्चे का फर्क होता है, वो करीब 1.5% था। वो गिर के अब 1% के करीब हो गया ऑन एवरेज। तो अगर आप 20 साल का लगाएं, 20 साल में अगर आपको 1% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, जो कि डायरेक्ट प्लान में आपको मिलेगा, तो लगभग कंपाउंडिंग के हिसाब से 23, 24, 25% ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा आपके फाइनल पोर्टफोलियो साइज में। 23-24% मतलब फर्क आ जाएगा रिटर्न, मतलब हर साल का 1%। आप ये सोचिए ना, हर साल का 1% है एक्स्ट्रा, और वो कंपाउंड भी हो रहा है। वो कंपाउंड होता है। सिर्फ हर साल का 1% ही 20% हो जाता है, लेकिन कंपाउंड भी हो रहा है। उस 1% पे अगले साल फिर 1% पे, अगले साल फिर 1%, राइट? तो अगर आप पूरा ये कंपाउंडिंग कैलकुलेट करें, हमने कभी किया भी होगा, तो करीब मुझे लगता है कि 20 से 25 के बीच में, मैं बोलूंगा 22% मान के चलिए, ऐसा क्या फर्क पड़ेगा। तो ये तो अच्छा वाला फर्क है। लेकिन आज की स्थिति में फिर मैं आपसे पूछूंगा, आज की तारीख में इस हालत में लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे शानदार शेयर कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं, इस वक्त क्या लोगों को शेयरों की तरफ जाना चाहिए, अच्छी कंपनियां ढूंढ लेनी चाहिए, या म्यूचुअल फंड सही है? इसमें म्यूचुअल फंड सही है कि कोई बात नहीं है, तो ये प्रश्न एक्चुअली बहुत पूछा जाता है। तो इसका मैं एक और सवाल से आपसे पूछता हूँ, ठीक है? तो जब मार्केट तेजी पे होता है, तब अगर आपका ये मानना है कि जो फंड मैनेजर है वो ज्यादा अच्छा काम करेगा क्योंकि उसका फुल टाइम जॉब है, उसका काम ही यही है कंपनियां ढूंढना, तो जब मार्केट गिर जाता है तो आप में ऐसी कौन सी क्षमता आ जाती है? आपके लिए भी गिरा है, फंड मैनेजर के लिए भी गिरा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के लिए गिरा है। तो सडनली ऐसा क्या बदल गया कि अच्छा मार्केट गिरा हुआ है तो अब मैं ज्यादा अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकता हूं एक फंड मैनेजर के बदौलत, जो कि पहले मैं नहीं ढूंढ सकता था। तो ये सोचना चाहिए हमेशा, ये जब भी आप कुछ काम करते हैं तो इसमें क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन नहीं है, ये थोड़ा गलत सवाल है। हमेशा सही सवाल ये रहता है कि मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। जब मार्केट गिरा है तब भी आप उन्हीं लोगों से compete कर रहे हैं। इंडिया में 40 एमसीज हैं, 200 फंड मैनेजर्स हैं, 300 एआईएफ, पीएमएस, मैनेज्ड अकाउंट्स, ये वो, तो करीब आप, और इन लोगों का दिन भर का काम यही है, राइट? तो आप, जब आपका एक डे जॉब है, आप दिन में आपका एक डे जॉब है, आप ऑफिस जाते हैं अपना काम करते हैं, तो आपका डाउन मार्केट में जब मार्केट गिरा है तो ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है कि सडनली आपको लगे कि अरे गिरे हुए मार्केट में तो मैं अच्छे शेयर निकाल लूंगा, लेकिन अगर मार्केट बढ़ा हुआ होता तो मैं नहीं कर पाता। और अगर आप इसका सही से अपने आप को एक साफ, सिंपल, सरल जवाब नहीं दे सकते, तो फिर क्यों? हाँ, ये सवाल सही है कि इस सवाल का जवाब अपने आप ही पूछ लीजिए, इसमें हमसे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि इस सवाल का जवाब क्यों दिया जाए। लेकिन ये बताइए कि ईटीएफ, आपने बताया कि ईटीएफ भी अभी आपने शुरू कर दिए हैं, तो ईटीएफ तो बिना डीमैट अकाउंट के नहीं लिए जा सकते हैं, या ईटीएफ भी बिना डीमैट के खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता, हमने शुरू नहीं किया, अभी हम इक्विटी शुरू करने वाले हैं। तो हमने इक्विटी ट्रैकिंग शुरू की है, उसका बीटा भी लॉन्च हुआ है। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई भी इक्विटी पोर्टफोलियो है तो वो भी आप कुवेरा में ट्रैक कर सकते हैं, अपनी गोल प्लानिंग में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी वेल्थ में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपको अपनी वेल्थ का एक ज्यादा अच्छा एक पिक्चर मिले। पर अभी हमने ब्रोकिंग नहीं शुरू की है, और जिस तरह से हम इसके बारे में सोच रहे हैं तो अभी हमें कुछ टाइम लगेगा उसमें, और ऐसा काफी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम ब्रोकिंग शुरू भी ना करें, हम बाकी सारे ब्रोकर्स के साथ ही टाई अप कर लें
कि आपका अकाउंट उन्हीं ब्रोकर्स के साथ चलता रहेगा, लेकिन एडवाइस आपको कुवेरा से मिलती रहेगी। एडवाइस आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरह की एडवाइस क्या आप जो दूसरा एसेट टोटल जिसको कहते हैं कि अपना एसेट एलोकेशन करना चाहिए, प्रॉपर्टी जी। है, सोना है, फिक्स हम्म, डिपॉजिट्स हैं, क्या वो पूरा हम्म। एसेट एलोकेशन भी आप प्रोवाइड करते हैं? वो बन रहा है, तो सोना भी इंक्लूडेड है। हम्म, पर एफडी, ईपीएफ अभी इंक्लूडेड है। ईपीएफ गोल प्लानिंग में भी इंक्लूड होता है। अगर आप ईपीएफ ऐड करेंगे कुवेरा में और आपका रिटायरमेंट गोल है, तो वो आपके अपने आप अपने रिटायरमेंट गोल में ऐड हो जाएगा। दिखाई पड़ेगा। तो एफडी, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट्स, एफडी हुआ, पीपीएफ हुआ, ये भी ऐड होंगे। इक्विटीज एक बड़ा, बहुत ही बड़ा है, वो इक्विटीज ऐड होगा। आई थिंक रियल एस्टेट थोड़े बाद में आएगा, बिकॉज रियल एस्टेट थोड़ा चंकी हो जाता है, हम्म, और रियल एस्टेट का ना अच्छा कोई डेटाबेस नहीं है हम्म, रियल एस्टेट को ढंग से ट्रैक करने का, ना कि आपकी रियल एस्टेट की क्या, किसको पता। रियल एस्टेट की वैल्यू तब पता चलती है जब आप बेचने जाते सही बात है। हो। उससे पहले तो एक नंबर ही होता है स्क्रीन पे। तो रियल एस्टेट थोड़ा बाद में आएगा, बट प्लान यही है कि धीरे धीरे करके, एक एक करके, जो आपका सारा एसेट है और उसको किस तरह से एलोकेट करना चाहिए, वो सारा आप एक जगह देख सकें, सारी गोल प्लानिंग एक जगह कर सकें। कह सकते हैं, आप ये कह सकें कि ये स्टॉक मैंने जो खरीदा है वो बच्चे की शिक्षा के लिए खरीदा है, ये म्यूचुअल फंड जो मैंने खरीदा है वो अपनी रिटायरमेंट के लिए खरीदा है, ये ईपीएफ मेरे रिटायरमेंट के लिए चल रहा है, और वो सब आप एक जगह कर सकें, जिससे कि आपका ये सब मैनेज करना बहुत आसान हो जाए। जी, धन्यवाद गौरव, आपने वक्त निकाला, हमको जानकारी दी न सिर्फ कुवेरा के बारे में बल्कि पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के बारे में भी। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। साथ में ये क्वेश्चन भी दूंगा कि मैं ये यहाँ विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ कुवेरा का कि आप कुवेरा के ग्राहक जी। बन जाएं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, पढ़ें, लिखें, कंपेयर करें, और उसके बाद आपको पसंद आता है तो आप इसको भी ट्राई करें। आज मैं यही इजाजत चाहता हूं। माइंड योर बिजनेस में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।